कभी सोचा है जब एक महान सभ्यता, एक पूरी की पूरी दुनिया मिट्टी में मिल जाती है तो उसकी राख से क्या जन्म लेता है? आज चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी को समझते हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे सुनियोजित, सबसे एडवांस सभ्यताओं में से एक का अंत हो रहा था और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई संस्कृति की नींव रखी जा रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पतन की। ये कहानी शुरू होती है एक अंत से। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने समय से सच में कहीं आगे थी। जरा सोच कर देखिए, आज से लगभग 4000 साल पहले की दुनिया, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, पक्की नालियां और अनाज से लबालब भरे हुए भंडार वाले शहर। ये सिर्फ ईंट और गारे की इमारतें नहीं थीं, नहीं, ये एक जीता जागता फलता फूलता समाज था जो अपने समय से सदियों आगे निकल चुका था। ये थी हड़प्पा सभ्यता, अपने चरम पर, अपने शिखर पर। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। वो हलचल भरे शहर वीरान हो गए, व्यापार ठप पड़ गया। तो आखिर हुआ क्या था? क्या गड़बड़ हुई? क्या ये कुदरत का कोई कहर था, कोई भयानक बाढ़, या फिर क्लाइमेट चेंज, या शायद वो नदी ही सूख गई जो उन्हें जीवन देती थी? सरस्वती नदी। कारण जो भी रहा हो, एक बात तो तय थी, एक महान सभ्यता का सूरज अब ढल रहा था। और कहते हैं ना, जब एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी ठीक वहीं से शुरू होती है। भारत की जमीन पर अब नए लोगों का आगमन हो रहा था और ये वो लोग थे जो इतिहास का एक बिल्कुल नया अध्याय लिखने वाले थे। इन लोगों को नाम दिया गया आर्य। अब यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आर्य कोई नस्ल नहीं थी, ये कोई रेस नहीं थी, ये एक भाषाई पहचान थी उन लोगों की जो संस्कृत का एक शुरुआती रूप बोलते थे। ये एक छोटा सा लगने वाला लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इस एक शब्द के मतलब ने सदियों तक इतिहास को दिशा दी है। तो कैसे थे ये लोग? ये खानाबदोश थे, घुमंतू, घोड़े और रथ चलाने में माहिर। लेकिन ये सिर्फ लड़ने वाले लोग नहीं थे, नहीं, ये अपने साथ विचारों और परंपराओं की एक पूरी की पूरी नई दुनिया लेकर आए थे। और इस दुनिया का सबसे अनमोल खजाना क्या था? संस्कृत भाषा और दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया। तो सवाल यह है कि इन नए लोगों ने अपनी जिंदगी बसाई कैसे? उनका समाज कैसा था? चलिए जरा नजदीक से उनके रोजमर्रा के जीवन में झांक कर देखते हैं। देखिए, उनका समाज एक तरह से 3 लेवल्स पर बना था। सबसे छोटी यूनिट वो थी कुल, यानी परिवार। इसका मुखिया होता था गृहपति। फिर कई कुल मिलकर बनाते थे गोत्र, और कई सारे गोत्र जब एक साथ आते थे तो बनता था जन, यानी एक पूरा कबीला या समुदाय। और ये हड़प्पा के लोगों से कितने अलग थे। जहां हड़प्पा में पक्की ईंटों के शहर थे, वहीं इन वैदिक लोगों का जीवन बेहद सादा था। ये मिट्टी और लकड़ी की बनी झोपड़ियों में रहते थे। ये दिखाता है कि वो प्रकृति से कितना गहरा जुड़े हुए थे। उनका खानपान भी बड़ा सिंपल और पौष्टिक था। जौ, जिसे वो यव कहते थे, उनका मेन अनाज था। और दूध, दही, घी, इन्हें तो बहुत ही पवित्र और जरूरी माना जाता था। और हां, एक खास चीज थी, सोम। ये एक रहस्यमयी पेय था जो देवताओं को चढ़ाया जाता था। असल में ये क्या था, इसके सही सही तत्व क्या थे, ये आज भी इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली है। तो ये तो हुई खाने पीने और रहने की बात, लेकिन वैदिक समाज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उनके पास समाज को चलाने के लिए और शासन करने के लिए अपने बड़े ही अनोखे और मजबूत विचार थे। और यहां पर वर्ण व्यवस्था की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, शुरुआती वैदिक काल में यह सिस्टम जन पर आधारित नहीं था, यह कर्म पर आधारित था। मतलब एक व्यक्ति का काम, उसका हुनर, उसका वर्ण तय करता था। यह एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था जो किसी की काबिलियत को अहमियत देता था, न कि उसके खानदान को। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विश्वामित्र, जो एक क्षत्रिय राजा होते हुए भी अपने ज्ञान और तप से ब्रह्मर्षि बन गए। हाँ, ये बात और है कि बाद के समय में यही व्यवस्था जन पर आधारित होकर बहुत कठोर हो गई। और जरा महिलाओं की स्थिति पर भी नजर डालिए। गार्गी जैसी ज्ञानी महिलाएं थीं जो भरी सभा में बड़े बड़े ऋषियों से आत्मा और सृष्टि जैसे विषयों पर सवाल जवाब करती थी। उन्हें पढ़ने लिखने और अपना जीवन साथी चुनने तक की आज़ादी थी। सोचिए,
उस दौर में ये कितनी बड़ी बात थी, जब दुनिया के ज्यादातर समाजों में महिलाओं की भूमिका बहुत ही सीमित हुआ करती थी। और ये बात तो और भी हैरान करने वाली है। हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र एक पश्चिमी कॉन्सेप्ट है ना? लेकिन इसके बीज तो हजारों साल पहले प्राचीन भारत में बोए जा चुके थे। राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। उसे कंट्रोल करने के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं। ये एक तरह से उस जमाने की पार्लियामेंट थी, जो राजा के फैसलों पर नजर रखती थी और उसे सलाह देती थी। लेकिन समय तो कभी एक जैसा नहीं रहता, है ना? बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो वैदिक समाज भी बदला, वो विकसित हुआ, और समय के साथ साथ उनकी परंपराओं और उनकी सोच में भी बड़े बड़े बदलाव आए। उनकी आस्था की यात्रा भी बड़े दिलचस्प है। शुरुआत में वो प्रकृति की पूजा करते थे, आग, हवा, बारिश, इन सब शक्तियों की। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड जरूरी हो गए। और फिर आया एक दौर, उपनिषदों का दौर, जब आत्मा और मोक्ष जैसे गहरे फलसफे पर विचार होने लगा। ये एक तरह से क्या की पूजा करने से हटकर क्यों पूछने तक का सफर था। इंसानी सोच में एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा बदलाव। और सिर्फ धर्म ही नहीं, राजनीति भी बदली। अब छोटे छोटे कबीले यानी जनपद आपस में मिलकर बड़े और शक्तिशाली राज्य यानी महाजनपद बनने लगे। मगध जैसे साम्राज्यों का उदय हुआ, और अब जो शासन था वो उन सभाओं और समितियों से निकलकर धीरे धीरे राजा के हाथों में सिमटने लगा। तो यहां आकर कहानी एक मोड़ लेती है, लेकिन खत्म नहीं होती। ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। आज भी हमारी शादियों में होने वाले रीति रिवाजों से लेकर हमारी भाषाओं तक वैदिक दुनिया की गूंज हर जगह सुनाई देती है। अगली बार जब कोई नमस्ते करे तो बस एक पल को सोचिएगा कि यह सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये उस परंपरा का हिस्सा है जो हजारों साल पुरानी है। सवाल यही है कि कैसे एक प्राचीन समाज के विचार, उनकी सोच आज भी हमारे जीवन को इस तरह से प्रभावित करती है। इस पर विचार करना तो बनता है।